बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल साथ के साथ आप देख रहे हैं इंडियन प्रीमियर लीग में लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबले के बाद विराट कोहली और गौतम गंभीर में तीखी बहस देखने को मिली। दोनों बीच मैदान पर ही भिड़ गए। बहस बढ़ते देख लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान केएल राहुल और सीनियर खिलाड़ी अमित मिश्रा के बीच बचाव कर मामला संभाला। आईपीएल के रोमांच में दंगल, बीच मैदान भिड़े दिग्गज, जमकर हुई तू मैं, कोहली वर्सेस गंभीर, दोनों में खिंच गई तलवार। लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में गौतम गंभीर और विराट कोहली के बीच जो कुछ हुआ उसने फिर से दिखा दिया कि इन दोनों प्लेयर्स के बीच कुछ भी ठीक नहीं है। दोनों ही खिलाड़ी बीच मैदान में एक दूसरे से लड़ बैठे। कोहली और गंभीर के बीच मैच के दौरान भयंकर बहस हुई। कोहली लखनऊ के गेंदबाज नवीन उल हक से उलझे थे, जिसके बाद मामला बढ़ता चला गया और मैच के बाद आईपीएल का रोमांच दंगल में तब्दील नजर आया। कोहली और गंभीर के बीच खींची तलवार। मैच के बाद जब खिलाड़ी आपस में हाथ मिला रहे थे, इस दौरान अफगानिस्तान के नवीन उल हक और विराट कोहली के बीच बहस शुरू हुई। आरसीबी के खिलाड़ी कोहली को लेकर चले गए। इससे पहले नवीन जब बल्लेबाजी कर रहे थे तब भी विराट से उनकी कहासुनी हुई थी। विराट फिर लखनऊ के ऑलराउंडर काइल मेयर्स के साथ उलझ गए। तभी गंभीर ने आकर मेयर्स को अपने साथ लेकर जाने लगे। उसी दौरान गंभीर और कोहली में जुबानी जंग शुरू हो गई और फिर मामला बढ़ गया। दोनों खिलाड़ियों के बीच तलवारें खिंच गई। अंपायर और सीनियर खिलाड़ी अमित मिश्रा और लखनऊ कोचिंग स्टाफ के सदस्य विजय दहिया ने बीच बचाव किया। ये पहला मामला नहीं है जब इन दोनों खिलाड़ियों के बीच आईपीएल के दौरान झड़प हुई। 2 साल पहले आईपीएल के छठे सीजन के एक मैच के दौरान भी दोनों खिलाड़ियों के बीच ग्राउंड पर नोकझोंक हुई थी। 10 साल बाद रिपीट टेलीकास्ट। वो साल 2013 था जब विराट कोहली और गौतम गंभीर एक दूसरे से आईपीएल मैच के दौरान पहली बार भिड़े थे। तब विराट कोहली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान थे और गौतम गंभीर कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान। इसका रिपीट टेलीकास्ट लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में भी देखने को मिला, जहां ये दोनों फिर से एक दूसरे से लड़ बैठे। उस दौरान गौतम गंभीर ने स्टैंड की ओर इशारा करते हुए हुटिंग की थी। अब लखनऊ में उसका बदला विराट कोहली लेते नजर आए। आईपीएल में खिलाड़ियों के बीच विवाद का ये कोई नया मामला भी नहीं है। इससे पहले भी कई दिग्गजों के बीच जुबानी जंग देखने को मिली है। आईपीएल के पहले सीजन में श्रीसंत और हरभजन के बीच हुई कहासुनी को शायद ही कोई क्रिकेट फैन भूल पाया हो। किंग्स 11 पंजाब के तेज गेंदबाज श्रीसंत को मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी हरभजन सिंह ने मैदान पर ही तमाचा जड़ दिया था। इसके लिए भज्जी को 11 मैचों से बैन किया गया था। साल 2022 में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच मैच के दौरान ऋषभ पंत ने आपा खोया था। नो बॉल विवाद में पंत इतने नाराज हुए थे कि उन्होंने बल्लेबाजों को वापस बुलाने का इशारा किया। इसके बाद पंत पर फाइन भी लगा था। वेस्ट इंडीज के दिग्गज प्लेयर्स क्रिस गेल और किरोन पोलार्ड के बीच भी आईपीएल के एक मैच के दौरान कहासुनी हुई थी। अंपायर ने बीच बचाव करते हुए पोलार्ड से मुंह बंद रखने को कहा, तो इसके बाद पोलार्ड ने मुंह पर टेप लगाकर मैदान में प्रवेश किया, जिसे देख सभी दर्शक हैरान थे। आईपीएल 2022 के ही एक और मैच में हर्षल पटेल और रेयान पराग के बीच विवाद हुआ था। जब राजस्थान और बेंगलुरु टीम के प्लेयर्स मैच खत्म होने के बाद हाथ मिला रहे थे, तो हर्षल ने हाथ ही नहीं मिलाया। क्रिकेट के मैदान पर कैप्टन कूल के नाम से मशहूर महेंद्र सिंह धोनी भी आईपीएल के 12वें सीजन में अंपायर से उलझ गए थे। नो बॉल को लेकर धोनी गुस्से को रोक नहीं सके और मैच के बीच में ही धोनी मैदान के अंदर गए और अंपायर से भिड़ गए थे। बहरहाल गौतम गंभीर और विराट कोहली के बीच हुए विवाद के बाद दोनों पर कड़ा एक्शन लिया गया और आईपीएल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करने पर मैच फीस का 100% जुर्माना लगाया गया है। साथ ही गेंदबाज नवीन उल हक पर भी मैच फीस का 50% जुर्माना लगाया गया है। इतना ही नहीं, कोहली और नवीन ने अपनी अपनी गलती भी मान ली है। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी।
इधर कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने बैंक ऑफ बड़ौदा की नौलखा शाखा से वेयरहाउस के लिए 8.25 करोड़ के संयुक्त लोन में अपना नाम महेश उर्फ जितेंद्र पटवारी लिखाया था। 2018 के चुनाव में दाखिल नामांकन पत्र में उनका नाम जितेंद्र ही दर्ज है। लोन के करीब 2 करोड़ पटवारी चुका नहीं पाए हैं बचे हुए, जिसके बाद कोर्ट ने वेयरहाउस और लोन के लिए बंधक संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए। इस मसले पर भाजपा जीतू पटवारी के खिलाफ हमलावर है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और राऊ से विधायक जीतू पटवारी एक बड़ी परेशानी में फंस गए हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा की नौलखा शाखा से वेयरहाउस के लिए 8 करोड़ 15 लाख रुपए के संयुक्त लोन में उन्होंने अपना नाम महेश उर्फ जितेंद्र पटवारी लिखाया था। 2018 के चुनाव में दाखिल नामांकन पत्र में उनका नाम जितेंद्र ही दर्ज है। नामांकन में भी इस लोन का जिक्र है। लोन के टोटल अमाउंट में से पटवारी करीब 2 करोड़ नहीं चुका पाए हैं। अब कोर्ट ने वेयरहाउस और लोन के लिए गारंटी में दी संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए हैं। इस पूरे मामले पर बीजेपी पटवारी के खिलाफ हमलावर है। बड़े ही आश्चर्य की बात है कि जीतू पटवारी ने बैंक ऑफ बड़ौदा की नौलखा शाखा से हाथोत के वेयरहाउस को लेके 8 करोड़ 15 लाख का लोन लिया है। लोन भरा नहीं, उसकी राशि बकाया 2 करोड़ कुर्की के आदेश हो गए। वो कह रहे हैं कि सब्सिडी नहीं मिली सरकार की तरफ से, इसलिए डिफॉल्टर हो गए। वो जीतू पटवारी जिनके नामांकन के अंदर यदि उनकी संपत्ति का विवरण दिखा जाए तो करोड़ों रुपए की संपत्ति शो है, और जिस वेयर हाउस की जमीन पे वो खुद बयान दे रहे हैं कि 100 करोड़ की जमीन है, जिसके पास करोड़ों की संपत्ति और वो जमीन 100 करोड़ की थी, 2 करोड़ नहीं भरे और उसके बाद इस तरह का बयान दे, तो ये तो हास्यास्पद और बचकाना बयान है। करोड़ों की संपत्ति आपके पास, करोड़ों रुपए आपने शो कर रखा है अपने नामांकन में, तो एक छोटा सा लोन है, आपको भरना चाहिए। लेकिन इसमें एक सवाल और सामने आ रहा है कि जीतू पटवारी को अभी तक लोग जीतू पटवारी नाम से जानते थे, दूसरा नाम उनका जितेंद्र पटवारी था, लेकिन लोन में उनका तीसरा नाम सामने है महेश पटवारी। तो बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि जीतू पटवारी के आखिर इतने नाम क्यों, और क्यों उन्होंने इतने नाम रखे, उसका जवाब उन्हें खुद देना चाहिए। इंदौर के अलावा गांव में वेयरहाउस के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा की नौलखा शाखा से 2014 से 15 के बीच 3 किस्तों में 8 करोड़ 15 लाख का संयुक्त लोन लिया गया था। ये लोन लक्ष्य वेयरहाउस एवं पार्टनर्स के नाम पर है। पार्टनर्स में महेश उर्फ जितेंद्र, पिता रमेश चंद्र पटवारी, भारत पटवारी, रजनीश पटवारी एवं कुलभूषण पटवारी के नाम है। इतना ही नहीं, लोन में ये लोग जमानतदार भी हैं। लोन का करीब 2 करोड़ 21 लाख 69 हजार अभी भी बाकी है। कांग्रेस अब इस पूरे मसले पर पटवारी का बचाव कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास तो आज कोई मुद्दा बचा नहीं है। हर किसी के ऊपर कोई भी आरोप बीजेपी को लगाने की फितरत हो गई। ये एक विषय है, व्यक्तिगत विषय है, क्या है उसकी असलियत वही जानते हैं। उनका नाम है नहीं है, लोन उनका था नहीं था, ये वही लोन है या नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के वो लोग आरोप लगा रहे हैं जिनकी सरकार के अंदर न जाने कितने इनके नेता, एक मंत्री हैं पूर्व मध्य प्रदेश के नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने जिस तरह का काम किया था लोन के विषय में, उनका हाईकोर्ट ने पासपोर्ट जब्त करा लिया था। इस बार मंत्री नहीं बने, विधायक हैं, वर्तमान मध्य भारत से ही आते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी पहले अपने गिरबान में झाके, और जीतू पटवारी जी के दौरों से और माननीय हमारे तमाम नेताओं के दौरों से शायद बहुत घबराहट है, जिसलिए इस तरह के विषय उठाए जा रहे हैं। बैंकिंग नियमों के मुताबिक लोन लेने वाला और जमानतदार एक ही नहीं हो सकते। ऐसा करने पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। लेकिन अगर लोन की राशि के बराबर दूसरी संपत्ति बंधक रखी जाए तो कुछ केस में बैंक उसे जमानतदार बना सकता है। फिलहाल जीतू पटवारी मुश्किल में है। भोपाल से मनीष त्रिपाठी की रिपोर्ट। ग्वालियर चंबल संभाग में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थक विधायक कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा में चले गए थे, उनमें से कई समर्थकों को उपचुनाव में शिकस्त मिली। 2023 का विधानसभा चुनाव सामने है, ऐसे पराजित विधायकों का भविष्य क्या होगा, ये चिंतन का विषय है। वहीं सिंधिया के खास सिपाहीसालार पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर निश्चिंत है। इन्हीं मुद्दों पर पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल से बात की हमारे सहयोगी जावेद खान ने। साथ मौजूद हैं पूर्व विधायक और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुन्नालाल गोयल। अब वो बीजेपी में पहले कांग्रेस से थे और सिंधिया जी के साथ जब वो गए तो बीजेपी में 2018 के चुनाव में उनको शिकस्त हुई, लेकिन अब वो फिर मैदान में हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि जो 23 का मिशन है उसमें उनकी क्या भूमिका रहने वाली है, उनसे ही जानते हैं। सर, अभी लगातार आप सतत संपर्क में जनता के, क्या देख रहे हैं अभी बदलाव जब से लेकर अब तक? देखिए, मेरा जो सोच है कि पिछले 40-50 सालों में सरकार कांग्रेस पार्टी की रही, लेकिन ग्वालियर के लिए ना तो उनका विजन था, ना ग्वालियर के लिए कभी उन्होंने कोई ऐसे काम किए जो जनता के लिए हितकारी हों। आज ग्वालियर के अंदर जितने भी बड़े काम हो रहे हैं, जहां भी नजर मारेंगे वो सारे काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आपने खुद ही कहा कि आप
सिंधिया जी के सिपाही हैं और लगातार उनके लिए काम कर रहे हैं, उनके साथ में हैं। लेकिन जो आपको मिला है, अब चूंकि 23 का चुनाव है तो फिर दोबारा से मेरा सवाल है कि अगर बाई द वे खुदा ना खास्ता अगर टिकट नहीं मिलता है तो क्या भूमिका रहने वाली है मुन्ना लाल गोयल की? मैंने पहले ही आपसे कहा, मैं भारतीय जनता पार्टी सिपाही हूँ। भारतीय जनता पार्टी जो भी निर्णय करेगी, जिसको भी टिकट देगी, मुन्ना लाल गोयल सिपाही के रूप में उसके लिए काम करेंगे। पूरी पार्टी उसके लिए काम करेगी। हमारे यहाँ ना मनमुटाव है ना मतभेद है। देखिए, राजनीति के अंदर टिकट मांगने का अधिकार सबको होता है और मांगना भी चाहिए आता है, लेकिन जिसको मिल जाए फिर हम सबका फर्ज है उसके लिए काम करें। तो जिसको टिकट मिलेगा हम सब मिलकर उसको जिताने के लिए काम करेंगे। तो ये थे मुन्ना लाल गोयल जो कि कह रहे हैं कि अब 23 का चुनाव निकट है, लेकिन पार्टी जिसको टिकट देगी उसको पूरे कार्यकर्ता वो स्वयं एकजुट होकर जिताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पार्टी का निर्णय ही सर्वोपरि होता है और सबको एक बीजेपी के सिपाही के बतौर ये काम करना भी चाहिए। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INS न्यूज़, ग्वालियर। भोपाल से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। जल्द हटेगी आरा मशीन और टिम्बर मर्चेंट। मेट्रो के लिए खाली करनी होगी जमीन। कलेक्टर ने दिया आदेश, 2 महीने में जमीन खाली करने के आदेश। निगम जल्द ही देगा नोटिस इस बाबत। तो ये बड़ी खबर इस वक्त भोपाल से आ रही है, जहां कलेक्टर ने दिए आदेश, 2 महीने में जमीन खाली करने के आदेश। निगम जल्द ही देगा नोटिस। तो नगर निगम जल्द ही नोटिस देगा। जल्द ही आरा मशीन और टिम्बर मर्चेंट को हटाना होगा। मेट्रो के लिए जमीन को खाली करना होगा और इस बारे में जल्द ही नगर निगम आदेश देगा। 2 महीने में जमीन खाली करने के आदेश देगा। नगर निगम जल्द ही इस बारे में नोटिस देने जा रहा है, क्योंकि आदेश कलेक्टर ने दे दिए हैं। भाजपा के दिग्गज आदिवासी नेता नंद कुमार साय अब कांग्रेस के हैं। 4 दशकों तक वे भाजपा के कर्मठ नेता रहे, लेकिन पार्टी में हो रही उपेक्षा से दुखी और नाराज होकर साय ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। भाजपा में ऐसे कई नेता हैं जो लूप लाइन में हैं। ऐसे में कोई अगला नंद कुमार साय भी हो सकता है। छत्तीसगढ़ में हर विधानसभा चुनाव के पहले दल बदल की राजनीति देखी जाती है। दिग्गज आदिवासी नेता नंद कुमार साय के एपिसोड के बाद पार्टी सतर्क हो गई है और ये जानने में जुट गई है कि कौन कौन से नेता पार्टी से नाराज है। 15 साल सत्ता के दौरान जिन नेताओं की तूती बोलती थी, आज उनके पास भाजपा में एक छोटा सा पद तक नहीं है। प्रदेश स्तर के नेता अपने विधानसभाओं तक सीमित होकर रह गए हैं। उपेक्षित नेताओं में गौरीशंकर अग्रवाल, राम सेवक पैकरा, संतोष बाफना आदि का नाम लिया जा सकता है। हालांकि भाजपा का कहना है कि भाजपा बड़ी पार्टी है, नंद कुमार साय के जाने से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, किसी व्यक्ति के पार्टी छोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति यह है कि पूरा विश्व में भारतीय जनता पार्टी लग रहा है और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार होने के बाद पूरा दुनिया में क्या बोलते हैं, भारत के नाम ऊंचा हुआ है। अब ऐसा है, कांग्रेस तो डूब रही है, सब स्टेट में प्राय कांग्रेस समाप्त हुआ है। अब उधर जाने का क्या महत्व है, मैं नहीं समझता। दूसरी तरफ कांग्रेस ने कहा है कि अन्य राज्यों में भी भाजपा के दिग्गज नेता कांग्रेस में आए हैं। यह प्रक्रिया चालू है और न जाने कितने लोग आ सकते हैं। स्वाभाविक है, जब भारतीय जनता पार्टी में दिक्कतें पैदा हो गई नंद कुमार जी के, साय जी के आने से, भारतीय जनता पार्टी को अपनी गलतियों का एहसास हो और बौखलाहट इसलिए है कि उनकी पार्टी कमजोर हुई है, उनकी पार्टी में टूटन आई है। और आप देखिए, अन्य राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी के बहुत से दिग्गज नेता कांग्रेस में आए हैं। चुनावी साल में दल बदल तो होते ही हैं। छत्तीसगढ़ में इसकी शुरुआत हो चुकी है। प्रायः दल बदल में सत्तारूढ़ दल आगे भी रहता है। ऐसे में आगामी दिनों में कौन कौन से नेता पाला बदलते हैं, ये देखने वाली बात होगी। रायपुर से INS 24/7 के लिए स्वप्निल गौरखेड़ी की रिपोर्ट।